हेलो डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी फरमानुल्लाह खान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद फरमान। आज की इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम माइक्रोबियोलॉजी के एक अहम यूनिट को डिस्कस करेंगे जिसका नेम है इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबियोलॉजी। और आज की इस वीडियो में हम इस यूनिट के थर्ड पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। इस यूनिट का फर्स्ट और सेकेंड पार्ट के वीडियोज़ लेक्चर ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल में मौजूद हैं, जिनके वीडियोज़ के लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, तो वहीं से जाकर आप इस यूनिट के फर्स्ट और सेकंड पार्ट को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इस यूनिट के थर्ड पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे जो कि एग्जाम के हवाले से इंतहाई ज़्यादा अहम है। और इस पार्ट के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है तो वो हम मेंशन करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए आसानी हो। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबियोलॉजी यूनिट के थर्ड और लास्ट पार्ट को। हमारे पास है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है कि एंटनी वैन लेवनहुक डिस्कवर्ड बैक्टीरिया इन 1676। बैक्टीरिया आर फाउंड बाई ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन अर्थ। तो इसकी डिस्कवरी लेवनहुक ने की थी और 1676 में। तो आप ये एमसीक्यूज के लिए याद रख ले। बैक्टीरिया हर जगह पे पाए जाते हैं, चाहे वो समंदर हो, चाहे वो ज़मीन हो, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, उनके जिस्म हो, तो एवरीवेयर जो है हमारे पास बैक्टीरिया पाए जाते हैं। These organisms can lie in soil, the ocean, inside the human gut, almost everywhere. They are capable of performing all essential processes of life, growth, metabolism and reproduction. क्या करता है कि जिस तरह हमने इस यूनिट के फर्स्ट और सेकंड पार्ट में वायरस के बारे में पढ़ा था, तो वो खुद से कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन बैक्टीरिया जो है वो खुद से अपनी लाइफ की एसेंशियल प्रोसेस जो है वो परफॉर्म कर सकती है। वो प्रोसेस इसमें होते हैं, जिस तरह ये खुद से ग्रोथ कर सकती है, मेटाबॉलिज्म कर सकती है बैक्टीरिया, रिप्रोडक्शन ये कर सकते हैं। तो ये तमाम जो लाइफ की इंपॉर्टेंट जो प्रोसेसेस हैं, एसेंशियल प्रोसेसेस हैं, जिसकी वजह से इसकी लाइफ रहती है, तो वो तमाम प्रोसेसेस ये खुद से कर सकती है। दे हैव रिजिड सेल वॉल कंटेन म्यूरेमिक एसिड। और इनका जो सेल वॉल होता है उसमें म्यूरिन होता है, जो कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की एक टाइप है, तो जिसकी वजह से इसके सेल वॉल को रिजिडिटी मिलती है। तो ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें कि बैक्टीरिया का सेल वॉल म्यूरिन से बना होता है या म्यूरेमिक एसिड से बना होता है। बैक्टीरिया इज डिस्ट्रक्टिव and cause disease like pneumonia, TB, etc. Truly speaking, all the bacteria are potentially harmful. और अब अगर देखा जाए तो मैक्सिमम बैक्टीरिया हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है या एनिमल्स के लिए, सही है। और ये डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज काज करती है, जिसकी सिंपल मिसाल नमूनिया आप ले सकते हैं, जो कि हमारे निमोनियाई बैक्टीरिया की वजह से होता है, जो कि लंग्स का एक इन्फेक्शन है, जो आगे सेमेस्टर्स में आप लोग पढ़ोगे डिटेल के साथ। टीबी सिंपल सी कॉमन सी डिजीज है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, ट्यूबरकुलोसिस, तो वो भी बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो मैक्सिमम बैक्टीरिया डिस्ट्रक्टिव इन नेचर होते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज हमारे बॉडी में खास करते हैं। लेकिन एनी हाउ अबाउट 97% बैक्टीरिया आर बेनिफिशियल एंड 3% हार्मफुल। लेकिन अगर देखा जाए तो 97% जो हमारे पास परसेंट ऑफ बैक्टीरिया होते हैं वो बेनिफिशियल होते हैं और सिर्फ 3% हार्मफुल है। तो फिर आपके जहन में क्वेश्चन आएगा कि अगर 97% बेनिफिशियल हो गए तो फिर यहाँ पे ये लाइन क्यों लिखी है? तो ये इसलिए कि जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं उनको भी अगर मौका मिले तो वो भी हमारे बॉडी में डिजीज काज करते हैं। जिस तरह यहाँ पे मेंशन है कि बेनिफिशियल बैक्टीरिया में नॉर्मल फ्लोरा आते हैं। नॉर्मल फ्लोरा वो बैक्टीरिया जो हमारे बॉडी में मौजूद हमारे बॉडी के लिए विटामिन वगैरह की एब्जॉर्प्शन और प्रोडक्शन में हेल्प आउट करते हैं। लेकिन अगर यही नॉर्मल फ्लोरा अपनी जगह से जाके किसी दूसरी बॉडी पार्ट्स में चले जाए या हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक पड़ जाए तो यही नॉर्मल फ्लोरा फिर हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज काज कर देते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि मैक्सिमम बैक्टीरिया वो डिस्ट्रक्टिव इन नेचर है। इंडस्ट्रियल बैक्टीरिया वो भी बेनिफिशियल बैक्टीरिया में आते हैं, जो आगे स्लाइड आ रहा है कि हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स वगैरह जो हैं
तो उसमें हम इसको यूज़ करते हैं। इन्वायरमेंटल बैक्टीरिया भी है जो इन्वायरमेंट में पोल्यूशन वगैरह इन चीज़ों को कम करते हैं, गंदगी वगैरह, डिकम्पोजिशन ऑफ डेड एनिमल्स वगैरह करते हैं। तो ये क्या है, ये बेनिफिशियल बैक्टीरिया में आते हैं। सिंपल एमसीक्यूज आपको पता होना चाहिए कि बेनिफिशियल बैक्टीरिया में नॉर्मल फ्लोरा, इंडस्ट्रियल और एनवायरमेंटल बैक्टीरिया आते हैं। अब यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बैक्टीरिया के जो एग्जाम के हवाले से इंतहाई इंपॉर्टेंट है कि बैक्टीरिया आर माइक्रोस्कोपिक रिजिड सेल वॉल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दे आर प्रोक्रियाट। तो यूक्रियाट प्रोक्रियाट सेल में क्या डिफरेंशिएशन है, तो वो हमने इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन किया है। तो उसके लिए आप इस यूनिट का फर्स्ट पार्ट देख ले कि बैक्टीरिया हमारे पास प्रोक्रियाट होते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जिसका सेल वॉल रिजिड होता है और माइक्रोस्कोपिक है, हम इसको माइक्रोस्कोप के थ्रू इजीली देख सकते हैं। हालांकि वायरस को आप सिंपल माइक्रोस्कोप के थ्रू नहीं देख सकते। They are capable of performing all essential processes of life, growth, metabolism, reproduction, जो ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। डिवीजन, रिप्रोडक्शन इसमें होता है बाइनरी फिशन की मदद से। बाइनरी फिशन इसको कहते हैं। देखो ये हमारे पास बैक्टीरिया है तो इसकी रिप्रोडक्शन बाइनरी फिशन में इस तरह होती है। देखो इसको बाइनरी फिशन कहते हैं। ये दो और फिर इसके बाद ये फिर दो में कन्वर्ट हो जाता है इसके बाद, तो इसको बाइनरी फिशन कहते हैं। तो इनकी जो रिप्रोडक्शन होती है ये अपनी तादाद बाइनरी फिशन के थ्रू बढ़ाते हैं। बाइनरी कहते हैं दो को, फिशन कहते हैं कट को। बैक्टीरिया के बॉडी में कट लग जाता है, दो में कन्वर्ट हो जाते हैं, एक से दो बन जाते हैं। इनका जो सेल वॉल है तो वो रिजिड होता है। पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन एक ऐसा कंपाउंड हमारे पास है जो जिसमें क्या है, जिसमें प्रोटीन भी होते हैं और कार्बोहाइड्रेट, इन दोनों का मिक्सचर जो है पेप्टिडोग्लाइकेन, उससे इनका सेल वॉल बनता है। नो माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होते क्योंकि ये प्रोक्रियाट सेल है और प्रोक्रियाट सेल की ये खसूसियत है कि उसमें मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स नहीं होंगे। डीएनए एंड आरएनए बोथ आर प्रेजेंट, जेनेटिक मटेरियल डीएनए हो गया, आरएनए, ये दोनों बैक्टीरिया में मौजूद होते हैं। इनकी लेंथ जो है वो 1 to 10 माइक्रोमीटर इन लेंथ एंड दे लेक अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता जो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, क्यों, क्योंकि ये प्रोक्रियाट सेल है। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं तो ये फिर आपको एमसीक्यूज के लिए याद होनी चाहिए। आपको कह सकते हैं कि डीएनए होते हैं या आरएनए होता है तो फिर आपको पता है कि दोनों बैक्टीरिया में होते हैं। हालांकि वायरस में एट अ टाइम एक वो होता था, या आरएनए वायरस होता था या उसको हम डीएनए वायरस कहते थे। यहाँ पे एक फैक्ट उन्होंने लिखा है कि ईच स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ योर स्किन एवरेज अबाउट 1 मिलियन बैक्टीरिया, अ सिंगल टीस्पून ऑफ टॉप साइल कंटेन मोर देन 1 बिलियन। तो क्या है कि हमारे बॉडी पे तकरीबन 1 लाख तक बैक्टीरिया पाए जाते हैं ईच स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ आवर स्किन। और दूसरा ये हमारे पास है कि अगर 1 टीस्पून आप सॉइल ले लो तो उसमें आपको इतने तादाद में बैक्टीरिया मिलेंगे। तो वही बात हुई कि दुनिया में हर जगह पे एक ह्यूज अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया रहते हैं। अब हमारे पास है बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी कहते हैं स्ट्रक्चर को। तो स्ट्रक्चर के लिहाज से बैक्टीरिया के डिफरेंट टाइप्स हैं जो कि आप लोगों ने एफईसी में भी पढ़ा होगा। यहाँ पे एक रीड दे देते हैं कि एक हमारे पास होते हैं कोकाई। कोकाई क्या है कि वो राउंड शेप, बाल के शक्ल में होते हैं। दे आर ऑल अस्फेरिकल, मे बी अरेंज इन पेयर। देखो अगर हमारे पास राउंड शेप में है तो इसको कोकाई कहते हैं। अगर ये राट के शक्ल में हमारे पास पेयर के फॉर्म में अगर हो, पेयर के फॉर्म में दो, तो ये हमारे पास इसको क्या कहते हैं, इसको डिप्लोकोकाई कहते हैं, जो आगे एक पिक्चर में मैं आपको दिखा दूंगा। उसकी मिसाल कौन सी है, निमोकोकाई हो गया, मेनिंजोकोकाई हो गया, गोनोकोकाई हो गए। तो ये क्या है कि ये पेयर के फॉर्म में रहते हैं, दो फॉर्म में रहते हैं। ये आपको एमसीक्यूज में के लिए पता होना चाहिए। ये 4 अगर एक साथ मिल जाए इसको टेट्रेड कहते हैं, तो वो माइक्रोकोकाई हैं। तो माइक्रोकोकाई टेट्रेड शक्ल में होते हैं कि 4 कोकाई अब एक साथ मिले होंगे। चेन के शक्ल में भी होते हैं तो तब इसको स्ट्रेप्टोकोकाई कहते हैं, जो चेन के फॉर्म में हो। ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें कि स्ट्रेप्टोकोकाई वो हमारे पास कौन से वो है बैक्टीरिया है कि सर्कुलर होते हैं और चेन के फॉर्म में होते हैं। जो क्लस्टर के फॉर्म में हो तो उसको स्टेफलोकोकाई कहते हैं। स्टेफलोकोकाई हमारे पास क्लस्टर के फॉर्म में बैक्टीरिया होते हैं।
सही है। सेकंड टाइप हमारे पास क्या है, बेसिलाई। बेसिलाई वो बैक्टीरिया जो राड शेप में होते हैं, तो राड शेप बैक्टीरिया को बेसिलाई कहते हैं। दे मे शो अरेंजमेंट। अब अगर हमारे पास ये सर्कुलर फॉर्म में हो, मिसाल के तौर पे एक बेसिलाई बैक्टीरिया जिसकी लेंथ और विड्थ सेम हो, तो इसको कोको बेसिलाई कहते हैं। इन विच लेंथ एंड विड्थ आर अप्रोक्सीमेटली सेम। तो ब्रुसीला जो बैक्टीरिया है तो वो कोको बेसिलाई इसको कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी लेंथ और विड्थ तकरीबन सेम होती है। देखो ये लेंथ हो गई और ये विड्थ हो गई, तो ये इसको आप फिर कह सकते हैं, ये लेंथ और विड्थ तकरीबन सेम हो तो उसको कोको बेसिलाई कहते हैं और ब्रुसीला इसका टाइप है। तो ये एमसीक्यूज के लिए आपको पता होना चाहिए। स्ट्रेप्टोबेसिलाई वो जो हमारे पास चेन के फॉर्म में होते हैं, स्ट्रेप्टोबेसिलस उसको कहते हैं। कुछ हमारे पास कॉमा की शक्ल में होते हैं, कामा की शक्ल में होते हैं, तो वो आगे पिक्चर में मैं दिखा दूंगा। वो हमारे पास उसको क्या कहते हैं, उसको कॉमा शेप कहते हैं। जिस तरह विब्रियो हमारे पास बैक्टीरिया वो कामा शेप है। स्पाइरेला की शक्ल में भी होते हैं, उसको स्पाइरेलम कहते हैं। सही है। इसके बाद हमारे पास कुछ होते हैं स्पाइरोचिट्स जो हैं वो क्या है, वो सिलेंडर्स के फॉर्म में होते हैं, फ्लैक्शस या स्पाइरल भी कहते हैं। जिस तरह ट्रिपोनीमिया पेलिडियम हमारे पास एक बैक्टीरिया है जो स्पाइरोचिट्स उसको कहते हैं। फिलामेंट्स में होते हैं, सिलेंडर्स में होते हैं, रॉड के शक्ल में होते हैं। पिक्चर में फिर आपके लिए थोड़ा इजीली आप उसको समझोगे, वो नेक्स्ट पिक्चर में आपको दिखाऊंगा। और एक हमारे पास होते हैं एक्टिनोमाइसेट्स जो ब्रांचिंग फिलामेंट्स होते हैं। फिलामेंट्स होते हैं लेकिन उसके ब्रांचेस होते हैं। देखो फिलामेंट्स होते हैं लेकिन उसके ब्रांचेस होते हैं। तो वो क्या है, वो कौन से बैक्टीरिया है, वो एक्टिनोमाइसेट्स उसको कहते हैं। तो ये शेप के वाइज जो बैक्टीरिया है ये आपको एमसीक्यूज के लिए इनके नाम का पता होना चाहिए। देखो इस पिक्चर से आप लोग के लिए क्लियर हो जाएगा। ये कोकाई बैक्टीरिया हमारे पास सर्कुलर फॉर्म में होते हैं, बेसिलाई जो है वो रॉड के शेप में होंगे, जो कॉमा बैक्टीरिया है वो विब्रो कामा वो इस शेप में होते हैं हमारे पास। सही है। इसके बाद जो हमारे पास स्पाइरोचट हैं तो ये सिलेंड्रिकल नुमा आप शेप्स देख सकते हो, और स्पाइरेला जो है वो इस तरह का होता है। ये स्पाइरेलिया बैक्टीरिया है। सही है कि ये तकरीबन रॉड टाइप कुछ होगा लेकिन इसके यहाँ पे फिलामेंट्स होंगे। तो ये शेप है बैक्टीरिया के। और ये स्लाइड भी देख ले कि टिपिकल बैक्टीरिया मायर 2 to 10 माइक्रोमीटर इन लेंथ एंड 0.2 to 2 माइक्रोमीटर इन विड्थ। तो ये आपको बैक्टीरिया का लेंथ और विड्थ का पता होना चाहिए कि टिपिकली जो हमारे पास बैक्टीरिया होते हैं, क्योंकि ये अक्सर एमसीक्यूज में वो लेकर आते हैं। अब अगर सिंगल है, देखो सिंगल है तो ये तो सिंगल आप इसको कह सकते हैं। पेयर के शक्ल में है तो इसको हम डिप्लोकोकाई कहते हैं या डिप्लो कहते हैं। अगर बेसिलाई है तो डिप्लो बेसिलाई, या कोकाई है तो डिप्लोकोकाई। अगर ये रॉड की शक्ल में हो गए तो इसको स्ट्रेप्टोकोकस कहेंगे। मतलब ये चेन के फॉर्म में है ना, 1 2 3 4 इस तरह। सही है। अगर ये 4 के शक्ल में है 4 तो इसको हम टेट्रेड कहते हैं। सही है। अगर ये 8 हो गए, 8 से फिर 64 हो गए तो इसको सर्कीनिया कहते हैं। सही है। इसके बाद ये इर्रेगुलर शेप में भी हमारे पास होते हैं। तो ये क्या है कि वो तमाम पॉसिबल फॉर्म हैं जिसमें आपको बैक्टीरिया मिल सकते हैं, या पेयर के फॉर्म में होंगे, या क्लस्टर में होंगे, या चेन के शक्ल में होंगे। अब हम यहाँ पे बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। कुछ स्लाइड हमने स्किप किए तो वो हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको ये समझना आसान हो। ये हमारे पास बैक्टीरिया सेल का स्ट्रक्चर है जिसमें एक एक करके अब हम एक्सप्लेन करेंगे कि सेल मेम्ब्रेन किससे बना होता है, सेल वॉल किससे बना होता है, साइटोप्लाज्म में क्या होता है, फ्लैजेलम किसे कहते हैं, इसके साथ जो है ना पाइलस किसे कहते हैं, कैप्सूल क्या होता है। तो एक एक करके अब हम एक्सप्लेन करेंगे। अटिपिकल बैक्टीरिया फीचर, तो जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा तो उसके जितने भी पार्ट्स है अभी हम एक्सप्लेन करते हैं। पहले हमारे पास आता है फ्लैजेला, जिसको सिंगुलर हम फ्लैजेलम भी कहते हैं। तो फ्लैजेलम आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर लोकोमोशन इन मोस्ट मोटाइल बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया जो मूवमेंट करती है तो उनमें मूवमेंट किस वजह से होता है, फ्लैजेलम की वजह से होता है। जिस तरह कश्ती जो होती है उसमें चप्पू जो होता है तो उसको इधर उधर आप हिलाओगे तो कश्ती आगे जाएगी, तो बिल्कुल उसी तरह फ्लैजेला जो है वो इस तरह जो है फ्लैजेला जो है वो हिलता रहता है और बैक्टीरिया आगे क्या करती है, मूवमेंट करती है, बैक्टीरिया आगे मूवमेंट करती है। तो फ्लैजेला क्या है कि ये मोटाइल बैक्टीरिया में होता है।
With the help of flagella, bacteria can move away from any toxic substance that may cause damage or death of the cell. तो कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे बैक्टीरिया के सेल को खतरा हो, उसके को खतरा हो, तो फिर वहाँ से वो सेफ जगह तक फ्लैजेला की मदद से जाती है। फ्लैजेला जो हमारे पास है तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, आप लोगों ने पिक्चर में देख लिया, और ये प्रोटीन से बना होता है। उस प्रोटीन का नाम क्या है? फ्लैजेलिन प्रोटीन से बना होता है। 5 to 10 micrometer in length and 0.01 to 0.002 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। तो इसकी लेंथ और डायमीटर और ये फ्लैजेलिन प्रोटीन से बना होता है, ये आपको पता होना चाहिए। सेकंड, इसमें जो हमारे पास स्ट्रक्चर था वो पिलाई का था, जिसको सिंगुलर पिलस भी कहते हैं, जिसका लेंथ जो है वो फ्लैजेला से कम होता है। ग्लाइकोप्रोटीन अपेंडेजेस ऑन बैक्टीरिया सेल shorter than flagella used for transfer of genetic material from one to another। क्या होता है यहाँ पिक्चर में मैं आपको दिखा दूं। देखो ये पिलस है, ये पिला, ये जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट इसको पिलस, और जो हमारे पास सिंगुलर प्लूरल जो है उसको पिलाई कहते हैं। तो ये किस लिए होता है कि ये बैक्टीरिया को मूवमेंट नहीं देता, इसकी वजह से बैक्टीरिया अपनी जेनेटिक मटेरियल एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर करती है। तो ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल क्या है? ये पिलाई की वजह से होती है, जिसको हम सेक्स पिलस भी कहते हैं या सेक्स पिलाई भी कहते हैं। इसके बाद हमारे पास है फिम्ब्रियाई। फिम्ब्रियाई सिंगुलर फिम्ब्रिया भी कहते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन अपेंडेजेस ऑन बैक्टीरियल सेल शॉर्टर देन पिलाई यूज फॉर अटैचमेंट टू कांटेक्ट सरफेस। देखो फ्लैजेला लेंथ में बड़े थे, उसके बाद छोटे फिर पिलाई हो गए। अब इसके बाद हमारे पास है फिम्ब्रियाई। फिम्ब्रियाई भी छोटे छोटे प्रोजेक्शन होते हैं बालों की तरह, और उसका मेन फंक्शन क्या होता है कि बैक्टीरिया किसी भी एनिमल्स वगैरह के साथ या किसी भी होस्ट के साथ अटैचमेंट के लिए फिम्ब्रियाई को यूज करते हैं। उनका जो लेंथ होता है 0.1 to 1 माइक्रोमीटर लेंथ में होते हैं, और इनकी थिकनेस 0.01 माइक्रोमीटर होती है। फिम्ब्रियाई आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन कॉल्ड फिम्ब्रिलिन प्रोटीन, और इसका जो प्रोटीन होता है वो फिम्ब्रिलिन होता है। फ्लैजेलिन फ्लैजेला का है, और ये फिम्ब्रिलिन प्रोटीन से बने होते हैं। तो ये जो है जिसको अभी मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं, तो ये आप क्या है, ये आप एमसीक्यूज के लिए फिर याद रख ले। फ्लैजेला लोकोमोशन के लिए, पिलाई जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करने के लिए, और फिम्ब्रियाई अटैचमेंट के लिए। इसके बाद जो कैप्सूल की बात हुई थी, तो कैप्सूल मेड ऑफ पॉलीसेकेराइड विच प्रोटेक्ट बैक्टीरिया फ्रॉम फेगोसाइट्स। द कैप्सूल इज फाउंड मोस्ट कॉमनली अमंग ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो कैप्सूल क्या होता है? ये पॉलीसेकेराइड का बना होता है, जिसमें बैक्टीरिया खुद को छुपा लेती है, और ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में बहुत ज्यादा कैप्सूल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पाया जाता है, जिस तरह एस्केरिशिया कोलाई कैप्सूल में बंद हो जाता है। फिर ये क्या होता है, कैप्सूल की मदद से इसको फिर नुकसान नहीं होता, कोई हार्श इन्वायरमेंट वगैरह अगर आ जाए तो वो उसको डैमेज नहीं कर सकता। Cell wall made up of peptidoglycan. The cell wall of bacteria is a multi-layered structure and constitute 20% of the dry weight of bacteria. Cell wall जो होता है तो वो पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। पेप्टिडोग्लाइकेन में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों होते हैं। 20% जो बॉडी वेट होता है वो सेल वॉल की वजह से होता है। सेल वॉल की थिकनेस जो है वो 0.15 to 0.5 माइक्रोमीटर होती है। केमिकली द सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ म्यूकोपेप्टाइड सब फोल्डिंग फॉर्म बाय एन एसिटाइल ग्लूकोअमाइन एंड एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। देखो अगर केमिकली देखा जाए तो ये क्या होता है कि ये हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं। एक की तरफ हमारे पास एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन होता है जिसको नेगा कहते हैं, दूसरा एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड होते हैं, और ये क्रॉस लिंक आपस में होते हैं। ये क्रॉस लिंक आपस में होते हैं और इसकी मदद से हमारे पास क्या सेल वॉल बनता है, किसका? बैक्टीरिया का। अब सेल वॉल का फंक्शन क्या है कि इट रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजिडिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल। ये बैक्टीरियल सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, मजबूती प्रोवाइड करता है, बैक्टीरिया को शेप प्रोवाइड करता है, और इसको इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और ऑस्मोटिक बस्ट वगैरह से बचाता है। ऑस्मोटिक बस्ट किसे कहते हैं? देखो जब
बैक्टीरिया किसी ऐसे इन्वायरमेंट में हो जिसमें जो ऑस्मोटिक डिफरेंट हो, तो उस वजह से उसकी सेल डैमेज होता है, तो वो एक हद तक सेल वॉल उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। रिफर टू पेप्टिडोग्लाइकेन केमिकल स्ट्रक्चर ऑन व्हाइट बोर्ड। तो क्या है कि ये केमिकल स्ट्रक्चर जो है वो नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है, उसमें फिर हम आपको दिखा देंगे कि ये बैक्टीरिया का सेल वॉल जो पेप्टिडोग्लाइकेन से बना होता है। अब सेल वॉल की बात तो हमने कर ली। सेल वॉल के लिहाज से बैक्टीरिया के हमारे पास दो टाइप्स हैं। एक है हमारे पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, एक है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। मोस्ट बैक्टीरिया कैन ब्रॉडली बी क्लासिफाइड ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव जो है ये किस वजह से, ये स्टेनिंग टेक्निक के थ्रू इनको डिफ्रेंशिएट किया गया, और ग्राम जो है हमारे पास साइंटिस्ट है जिसने इसको डिफ्रेंशिएट किया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैव सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ थिक लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। थिक लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन से बना होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल। ग्राम पॉजिटिव सेल स्टेन पर्पल when subjected to ग्राम स्टेन प्रोसीजर। देखो एक प्रोसीजर किया गया जिसके थ्रू हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को आपस में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होता है उनका सेल वॉल थिक होता है और पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होते हैं उनका सेल वॉल थिन होता है और उसके ऊपर एक एडिशनल लेयर होती है जिसको लिपोपॉलीसेकेराइड कहते हैं, जिसकी वजह से ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ज्यादा हार्मफुल होते हैं। अब ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को आप डिफरेंशिएट किस तरह करोगे, तो वो ग्राम स्टेनिंग के थ्रू हम करते हैं। तो ग्राम स्टेनिंग में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को पर्पल कलर दिया गया, ये एक एमसीक्यूज सही है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैव सेल वॉल विद अ थिन लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। द सेल वॉल आल्सो इंक्लूड एन आउटर मेम्ब्रेन कॉल्ड लिपोपॉलीसेकेराइड, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया स्टेन पिंक व्हेन सब्जेक्टेड टू ग्राम स्टेन। देखो ग्राम पॉजिटिव को पर्पल स्टेन दिया गया, ग्राम नेगेटिव को पिंक स्टेन दिया गया। ये एमसीक्यूज में अक्सर आते हैं, तो ये फिर आप लोगों को पता होने चाहिए। वाइल बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया प्रोड्यूस एक्सोटॉक्सिन, ओनली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया प्रोड्यूस एंडोटॉक्सिन। जो टॉक्सिन्स होते हैं, टॉक्सिन ऐसे केमिकल जिसके थ्रू बैक्टीरिया अपने होस्ट को डैमेज करता है, होस्ट सेल को डैमेज करता है, जो आगे स्लाइड में आ रहे हैं वहां पे हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन एंडोटॉक्सिन वो सिर्फ ग्राम नेगेटिव प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे डिटेल के साथ इसलिए नहीं पढ़ते कि इसका अपना स्लाइड आ रहे हैं, वहां पे हम एक्सप्लेन करेंगे। तो ये जितने भी डिफरेंसेस है ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में इस स्लाइड में, ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख ले। इस स्लाइड से एक एमसीक्यूज अक्सर एग्जाम में आता है। यहां इस पिक्चर में आप देख ले कि ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हमारे पास मौजूद हैं, सही है। तो क्या है, इसको क्रिस्टल वायलेट दोनों को कलर दिया गया। जब दोनों को कलर दिया गया और उसके बाद आयोडीन के साथ उसको ट्रीट किया गया, तो ग्राम पॉजिटिव ने अपना कलर रिटेन किया हुआ है, हालांकि ग्राम नेगेटिव जो को कलर और यहाँ पे फिर डीकलराइज हो गया। लेकिन ये ग्राम पॉजिटिव जो है वो डीकलराइज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ग्राम नेगेटिव का जो मेम्ब्रेन है बैक्टीरिया का वो थिन है, वो इजीली डीकलराइज हुआ और उसके ऊपर एक लेयर है लिपोपॉलीसेकेराइड, हालांकि ये थिक है इसलिए डीकलराइज नहीं हुआ। उसके बाद फिर जो असल स्टेन दिया गया तो वो इसको पर्पल दिया गया और इसको पिंक दिया गया, और इसके थ्रू फिर डिफ्रेंसिएशन होती है कि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है या ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव जो है वो क्रिस्टल वायलेट कलर को रिटेन रखती है, हालांकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कलर रिटेन नहीं रखती, सही है। तो ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। और यहाँ पे क्लियर कट डिफरेंशिएशन इन्होंने दिया है। देखो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को अगर आप देख लो तो यहाँ पे इन्होंने कह दिया है कि देखो ये हमारे पास पेप्टिडोग्लाइकेन का कितना बड़ा लेयर है, लेकिन यहाँ पे ये छोटा सा लेयर है, सही है। और ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ऊपर देखो ये एक्स्ट्रा जो हमारे पास क्या है, ये एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन है लिपोपॉलीसेकेराइड का, जिसकी वजह से ये कलर नीचे नहीं घुसा, अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर तक नहीं गया, और इसका तो पेप्टिडोग्लाइकेन की तरफ गया। इसलिए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ने क्या किया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ने कलर को रिटेन रखा और ग्राम नेगेटिव ने इजीली डीकलराइज हुआ जब इसको आयोडीन ट्रीटमेंट दिया गया। अब बैक्टीरिया टॉक्सिन को जरा एक्सप्लेन कर लेते हैं, जो मैंने आपको कहा कि आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। टॉक्सिन क्या होते हैं?
टॉक्सिन, टॉक्सिक, पॉइजन को कहते हैं। पॉइजनस सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय माइक्रोब दैट कैन कॉज डेथ, इंजरी और हार्म टू ऑर्गन और टिश्यू। ऐसे पॉइजन सब्सटेंस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करे और वो सेल की डेथ भी कर सकते हैं, टिश्यू की डेथ भी कर सकते हैं, ऑर्गन वगैरह की डेथ भी कर सकते हैं। अब टॉक्सिजिनिसिटी, टॉक्सिजिनिसिटी किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वो प्रॉपर्टी कि वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करे तो इसको टॉक्सिजिनिसिटी कहते हैं। टॉक्सीमा, प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिन इन ब्लड, तो टॉक्सिन की ब्लड में प्रेजेंस को टॉक्सीमा कहते हैं। तो अगर हम ब्लड चेक कर ले और उसमें टॉक्सिक आ जाए तो मतलब टॉक्सीमिया हो चुका है। अब टॉक्सिन इफेक्ट किसे कहते हैं? टॉक्सिन इफेक्ट में इंक्लूड फीवर, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम, डायरिया, शॉक, डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल एंड ब्लड वेसल एंड नर्वस सिस्टम डिसरप्शन। देखो, टॉक्सिन जब आपके ब्लड में रिलीज हो जाते हैं इसको टॉक्सीमिया कहते हैं। इसकी वजह से फीवर भी होता है, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम भी होते हैं, इसकी वजह से डायरिया भी होता है, शॉक में भी लोग जाते हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी वगैरह होता है जो कि डिफरेंट डिजीज की शक्ल में हमारे पास आते हैं। तो इसको टॉक्सिन इफेक्ट कहते हैं। इसके मेनली दो टाइप हैं, एक है एक्सोटॉक्सिन, दूसरा है एंडोटॉक्सिन। जो एक्सोटॉक्सिन्स होते हैं वो बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में होता है और वो उसको रिलीज करता है अपनी लाइफ के दौरान, मतलब बैक्टीरिया जिंदा होता है। एक्सोटॉक्सिन आर प्रोड्यूस इनसाइड मोस्टली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एज पार्ट ऑफ देयर ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। ये उसमें होते हैं साइटोप्लाज्म में और क्या होते हैं, ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के दौरान, और वो इसको क्या करता है, रिलीज करता है अपने सराउंडिंग मीडियम में। लेकिन जब रिलीज करता है तब बैक्टीरिया आपके पास लाइव होता है। तो इस तरह के टॉक्सिन को एक्सोटॉक्सिन, और ये मैक्सिमम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में होते हैं। जबकि एंडोटॉक्सिन किसे कहते हैं? एंडोटॉक्सिन क्या होते हैं कि दे आर अ पार्ट ऑफ आउटर प्रोटीन ऑफ द सेल वॉल। सेल वॉल का जो प्रोटीन हमने पढ़ा था ना कि ये पेप्टिडोग्लाइकेन, तो ये पेप्टाइड जो पेप्टिडो पार्ट जो है सेल वॉल का, उसमें ये टॉक्सिन होते हैं। अब चूंकि ये सेल वॉल का हिस्सा है तो ये तब रिलीज होंगे जब आपके पास बैक्टीरियल सेल की डेथ होगी। जब बैक्टीरियल सेल की डेथ होगी तब आपके पास एंडोटॉक्सिन रिलीज होंगे। तो ये अक्सर एमसीक्यूज आता है कि एक्सोटॉक्सिन कब रिलीज होते हैं, एंडोटॉक्सिन कब रिलीज होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। सही है कि एंडोटॉक्सिन ये साइटोप्लाज्म में होते हैं और ये बैक्टीरिया इसको रिलीज करता है अपनी लाइफ के दौरान, जबकि एंडोटॉक्सिन ये सेल वॉल के अंदर होंगे और तब रिलीज होंगे जब सेल की डेथ होगी। अब हमारे पास फ्लैजेला के लिहाज से, फ्लैजेला जो हमने अभी पढ़ा तो उसकी प्लेसमेंट के बिहाफ पे हमारे पास बैक्टीरिया के डिफरेंट टाइप्स हैं। एक हमारे पास है मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस वो बैक्टीरिया जिसमें एक फ्लैजेला होता है तो उसको मोनोट्राइकस कहते हैं। इसकी मिसाल विब्रो कॉलरा, वो बैक्टीरिया जो कॉलरा काज करता है, विब्रो कॉलरा, तो वो मोनोट्राइकस बैक्टीरिया है। एमसीक्यूज के लिए याद होना चाहिए। सेकेंड, लोपोट्राइकस बैक्टीरिया। लोपोट्राइकस बैक्टीरिया कौन सी बैक्टीरिया कि जिसमें एक से ज्यादा फ्लैजेला होंगे लेकिन एक साइड पे होंगे, तो ये लोपोट्राइकस बैक्टीरिया कहलाता है। सही है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है पेरिट्राइकस बैक्टीरिया। पेरिट्राइकस बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जिसके बॉडी के ऑल पार्ट्स पे क्या होते हैं, फ्लैजेला होते हैं, हर तरफ से फ्लैजेला निकले होते हैं। फोर्थ वन हमारे पास क्या है, एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया। अच्छा, पेरिट्राइकस बैक्टीरिया का जो टाइप्स है वो है सल्मोनेला और इकोलाई एटसेट्रा। एम्फीट्राइकस में क्या होते हैं, दोनों साइड पे होते हैं। सही है कि देखो इस साइड पे है और इस साइड पे ये एम्फीट्राइकस है, ये ऊपर और नीचे नहीं है, तो इसका हमारे पास स्पाइरेलम माइनस जो बैक्टीरिया है तो वो एम्फीट्राइकस होता है। अब वो बैक्टीरिया जो स्टैटिक होते हैं जिसपे फ्लैजेला नहीं होते उसको एट्राइकस बैक्टीरिया कहते हैं। तो मिसाल मैं आपको दे दूं, सॉरी मिसाल नहीं एमसीक्यूज, कि इसी स्लाइड से 2018 में जब हम खुद ये जो है एग्जाम दे रहे थे तो उसी टाइम भी इस स्लाइड से एक एमसीक्यूज आया था।
कि विच वन इज अ लोपोट्राइकस बैक्टीरिया, तो ये मिसाल आपको पता होनी चाहिए। ये विब्रोकाला, ये जो टाइप्स है ना, ये आपको पता होने चाहिए कि कौन सा एम्फीट्राइकस है, कौन सा लोपोट्राइकस है, कौन सा हमारे पास मोनोट्राइकस है। ये एमसीक्यूज के लिए आपको पता होना चाहिए। अब बैक्टीरिया सेल के सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन इज लाई इनर टू दिस सेल वॉल, देयर इज अ डेलिकेट साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन विच सराउंड द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन एक्ट एज अ ऑस्मोटिक बैरियर, इट एक्ट एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कंट्रोलिंग द इनफ्लो ऑफ मेटाबोलाइट। तो ये सेल के मेम्ब्रेन में हमें पता है कि जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन होता है ये सेल वॉल के नीचे लाई करता है, और ये क्या है कि ये साइटोप्लाज्म को कवर करता है, और ये सेमी परमिएबल भी होता है। सेमी परमिएबल मतलब क्या, कुछ चीज़ों को अलाउ करता है कि वो इसके थ्रू पास हो जाए, और कुछ चीज़ों को ये अलाउ नहीं करता। आउटर मेम्ब्रेन एक्सटीरियर टू सेल वॉल फाउंड इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। एक हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन होते हैं जो सेल वॉल के साथ अटैच होता है, उसको क्या होता है, वो हमारे पास क्या है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में होते हैं, जो सेल वॉल के ऊपर साइड की तरफ होते हैं। जिस तरह हमने कहा ना लिपोपोली से करा है, तो वो सिर्फ ग्राम नेगेटिव में होता है। राइबोसोम मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, इसमें राइबोसोम भी होता है, राइबोसोम प्रोटीन की सिंथेसिस कराता है, जिसमें आरएनए भी होता है, प्रोटीन पार्ट भी होता है, जो कि हमारे पास नॉर्मल राइबोसोम इसलिए है कि ये हमारे पास सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है, और वो प्रोकैरियोटिक सेल में होते हैं। इसमें मीजोसोम भी होता है, मीजोसोम एंड इन्विजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन विच हेल्प इन सेल डिवीजन। मीजोसोम जो है ये सेल की इन्विजिनेशन है सेल मेम्ब्रेन की, ये थोड़ा उसका झुकाव है, तो क्या है, ये उसका झुकाव है, तो ये क्या करता है, ये हमारे पास सेल डिवीजन में हेल्प आउट करता है मीजोसोम। एमसीक्यूज के लिए आपको पता होना चाहिए। न्यूक्लियाइड है, तो न्यूक्लियाइड जिस तरह हमने शुरू में कहा ना कि इसमें प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, तो प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता तो वो रीजन जहां पे जेनेटिक मटेरियल होते हैं, डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, तो उसको न्यूक्लियाइड कहते हैं। सही है। पेरिप्लाज्म क्या है, पेरिप्लाज्म इज द स्पेस बिटवीन साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया विच कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंड बीटा लैक्टेमेज एंजाइम टू डिग्रेड सब्सटेंस लाइक पेनिसिलिन। तो जिस तरह हमने पढ़ा कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है उसमें क्या होता है, उसमें आउटर मेम्ब्रेन होता है, तो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस होता है उसको पेरिप्लाज्म कहते हैं, और इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम होते हैं, और इसकी मिसाल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पेरिप्लाज्म होता है, इस वजह से ये एंजाइम जो है ये पेनिसिलिन वगैरह की डिग्रेडेशन करते हैं, और इस वजह से डिफरेंट एंटीबायोटिक की तरफ ग्राम नेगेटिव का रेजिस्टेंस होता है, तो वो इस एंजाइम की वजह से। इसके बाद प्लाज्मेट इज अ फ्रेगमेंट ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए सेगमेंट विच कंटेन डिफरेंट जीन फॉर रेजिस्टेंस टू हीट एंड केमिकल। देखो बैक्टीरिया का भी अपना एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू ये हीट और केमिकल्स वगैरह को रेजिस्टेंस शो करता है, तो वो प्लाज्मिड की मदद से। और प्लाज्मिड जो है वो क्रोमोसोम डीएनए की तरह होता है, लेकिन उसका एक फ्रेगमेंट है, और उसका काम जो है डिवीजन वगैरह नहीं होता, उसका काम सिर्फ और सिर्फ अपने बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना होता है, उसमें रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करना होता है हीट और केमिकल के लिए। अब हमारे पास न्यूट्रिशन टाइप्स के लिहाज से बैक्टीरिया के डिफरेंट टाइप्स हम पढ़ेंगे, और फिर हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से बैक्टीरिया यूज करते हैं। न्यूट्रिशन इज अ सब्सटेंस यूज इन बायोसिंथेसिस एंड एनर्जी प्रोडक्शन एंड देयरफॉर आर रिक्वायर्ड फॉर ऑल लिविंग थिंग। न्यूट्रिशन का हमें पता है खुराक को कहते हैं, जो हमारे बॉडी में या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह हैं उनके एनर्जी प्रोडक्शन और उनके रिप्रोडक्शन वगैरह में हेल्प आउट करते हैं। बैक्टीरिया लाइक ऑल लिविंग सेल रिक्वायर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट टू बिल्ड प्रोटीन स्ट्रक्चरल मेम्ब्रेन एंड ड्राई बायोकेमिकल प्रोसेसेस, जो है अपने प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करना, अपने जो है स्ट्रक्चर को मेंटेन रखना, स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करना, और भी बायोकेमिकल प्रोसेसेस जो उनमें होते हैं एंजाइम वगैरह की एक्टिविटी, सब के लिए इसको एनर्जी की रिक्वायर होती है, और ये एनर्जी उसको न्यूट्रिएंट से आती है। बैक्टीरिया रिक्वायर्ड सोर्स ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड लार्ज अमाउंट ऑफ अदर माइक्रो मॉलिक्यूल। कार्बन, नाइट्रोजन एंड वाटर आर यूज इन हाईएस्ट क्वांटिटी, इनकी क्वांटिटी ज्यादा यूज होती है, कुछ कार्बन का, नाइट्रोजन हो गया और वाटर हो गया। Some type of bacteria must consume pre-formed organic molecule to obtain energy, while other bacteria can their own energy from organic source. देखो कुछ क्या होते हैं कि फ्री फॉर्म में तैयार जो है फूड यूज करते हैं, कुछ क्या करते हैं कि ऑर्गेनिक सोर्स से खुद फूड लेते हैं और उसको यूज करते हैं।
यहाँ पे आप देख लें कि माइक्रोबियल न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट्स आर सब्सटेंस दैट आर यूज्ड टू सप्लाई एनर्जी। तो न्यूट्रिएंट एनर्जी सप्लाई करते हैं और प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिएंट लेने को न्यूट्रिशन कहते हैं, मतलब जिसमें आपके न्यूट्रिएंट्स आते हैं। तो न्यूट्रिएंट आर सब्सटेंस यूज्ड इन बायोसिंथेसिस एंड एनर्जी प्रोडक्शन रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ, जो ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। इसमें दो टाइप्स हैं, एक है मैक्रोन्यूट्रिएंट, एक है माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट वो न्यूट्रिएंट जो ज्यादा मिकदार में जरूरत हो, माइक्रोन्यूट्रिएंट वो न्यूट्रिएंट जो कम मिकदार में जरूरत हो। मैक्रोन्यूट्रिएंट आर रिक्वायर्ड, तो मैक्रोन्यूट्रिएंट हमारे पास वो न्यूट्रिएंट होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लार्ज अमाउंट में यूज करते हैं। तो दीज आर रिक्वायर्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन लार्ज अमाउंट एंड कंस्टिट्यूट 95% ऑफ सेल ड्राई वेट। बेसिक माइक्रोबियल न्यूट्रिएंट जो हमारे पास हैं तो वो वाटर है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस। तो एक एक करके अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो इस पिक्चर में इन्होंने आपको तमाम के तमाम बताए हैं कि कौन कौन से मैक्रो न्यूट्रिएंट से या मैक्रो एलिमेंट से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं, स्पेशली बैक्टीरिया। द फर्स्ट 6 कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फास्फोरस कंपोनेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन के ये कंपोनेंट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड इनसे बने होते हैं। जो रिमेनिंग हमारे पास हैं, पोटाशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया एंड आयरन हो गया, दे एग्जिस्ट इन सेल एज अ केटायन, पॉजिटिव आयन एंड प्ले अ वैरायटी रोल ऑफ फंक्शन। लाइक पोटाशियम क्या करता है कि पोटाशियम इज रिक्वायर्ड फॉर एक्टिविटी बाय अ नंबर ऑफ एंजाइम, डिफरेंट एंजाइम। प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, सेल वॉल डिग्रेडेशन वगैरह हो गया, ये सारे जो हैं किसकी मदद से करते हैं, ये पोटाशियम की मदद से करते हैं। पोटाशियम होगा तो वो एंजाइम काम करेंगे। सेकेंड, कैल्शियम की बात आती है। कैल्शियम कंट्रीब्यूट टू द हीट रेजिस्टेंस ऑफ बैक्टीरियल एंडोस्पोर। जो एंडोस्पोर होता है जिसमें बैक्टीरिया खुद को रख लेती हैं, जिसकी वजह से वो सेफ होती हैं, तो वो किस वजह से, वो पोटाशियम की कैल्शियम की वजह से होते हैं। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम सर एज अ को फैक्टर फॉर मेनी एंजाइम complex with ATP and stabilize राइबोसोम एंड सेल मेम्ब्रेन। क्या होता है कि मैग्नीशियम एज अ कोफैक्टर काम करता है एटीपी की, डिफरेंट एटीपी के साथ एनर्जी प्रोडक्शन में, राइबोसोम को स्टेबलाइज करने में, राइबोसोम को जो है ना एटीपी के प्रोडक्शन में हेल्प आउट करने के लिए मैग्नीशियम यूज होता है। जबकि आयरन हमारे पास क्या है कि दे आर अ पार्ट ऑफ साइटोक्रोम एंड कोफैक्टर फॉर अ एंजाइम, ये भी हमारे पास एंजाइम का एक पार्ट है। अब कोफैक्टर क्या होता है, कोएंजाइम क्या होता है, ये आप लोगों ने बायोकेमिस्ट्री में एंजाइम की यूनिट में पढ़ना है डिटेल के साथ। तो यहां पे जितने भी ये न्यूट्रिएंट के अपने अपने काम जो आपको बताए गए हैं, ये आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। वाटर क्या करता है कि वाटर इज एसेंशियल फॉर सेलुलर एक्टिविटी, इट कंस्टिट्यूट 70 to 90% ऑफ द वेट ऑफ सेल। वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट एट इट डिजॉल्व मेनी केमिकल सब्सटेंस इंक्लूडिंग न्यूट्रिएंट टू मेक देम रेडीली अवेलेबल फॉर एब्जॉर्प्शन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो वही बात है कि वाटर के एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा होती है, सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा है, ये बहुत सी चीजें अपने अंदर सॉल्व करता है, डिजॉल्व करता है, इसलिए ये क्या है, ये इंतहाई ज्यादा जरूरी है और मैक्सिमम पार्ट ऑफ बैक्टीरिया जो है वो वाटर से बना होता है। कार्बन क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज कार्बन एज एसेंशियल न्यूट्रिएंट, इट कंस्टिट्यूट अबाउट 50% ऑफ ड्राई वेट ऑफ बैक्टीरियल सेल। जो बैक्टीरियल सेल का ड्राई वेट है, जिस तरह सेल वॉल हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, तो ये मैक्सिमम 50% जो है ये कार्बन से बना होता है। कार्बोहाइड्रेट की शक्ल में है तो फिर भी उसमें कार्बन है, सही है। टू मेजर सोर्स ऑफ कार्बन आर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सोर्स हैं। एक ऑर्गेनिक सोर्स है हमारे पास ह्यूमन ऑर्गेनिज्म वगैरह, और एक हमारे पास इनऑर्गेनिक सोर्स है केमिकल्स वगैरह। कार्बन डाइऑक्साइड इज इनऑर्गेनिक सोर्स ऑफ कार्बन फॉर अ बैक्टीरिया, ये आपको एमसीक्यूज के लिए याद होना चाहिए। ऑर्गेनिक सोर्स तो ये हो गया ना कि वो कोई ह्यूमन या एनिमल वगैरह से कार्बन लेता है, लेकिन जो इनऑर्गेनिक सोर्स है तो वो मेन कार्बन डाइऑक्साइड है इनके लिए, जो इन्वायरमेंट में होता है। Oxygen is very important for life, but however there are some exception for some bacteria। देखो कुछ बैक्टीरिया ऑक्सीजन की मदद में या ऑक्सीजन की मौजूदगी में अपना लाइफ स्पेंड कर सकते हैं, तो उनको फिर एरोबिक बैक्टीरिया कहते हैं। These bacteria, the bacteria which can live only in the presence of molecular oxygen are called strict aerobics। जो हमारे पास क्या है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है and other which can grow only in the absence of oxygen are called anaerobic। Clostridium tetani ये anaerobic बैक्टीरिया है, एमसीक्यूज के लिए याद रख ले। जबकि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस वो हमारे पास एरोबिक बैक्टीरिया है, जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में अपना लाइफ स्पेंड करेगा, और ये जो क्लस्ट्रीडियम टेटनी इसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। अब कुछ बैक्टीरिया होते
अगर ऑक्सीजन हो तो वो एनारोबिक बन जाते हैं, ऑक्सीजन ना हो तो वो एनएरोबिक बन जाते हैं। तो उनको फिर क्या कहते हैं? उनको फैकल्टेटिव एनएरोब्स कहते हैं। सही है। Nitrogen is a major constituent of protein, nucleic acid and other molecules of microorganism. It is therefore very important. नाइट्रोजन प्रोटीन का भी मेन हिस्सा है, अमाइनो एसिड में भी नाइट्रोजन होता है, न्यूक्लिक एसिड में भी नाइट्रोजन होता है, लिहाजा नाइट्रोजन बैक्टीरिया इन चीजों के लिए यूज करता है। टिपिकल बैक्टीरिया सेल इज कंपोज्ड ऑफ 12% ऑफ नाइट्रोजन बाय इट्स ड्राई वेट। ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। सही है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन नाइट्रोजन फ्रॉम ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, दोनों सोर्स से ये नाइट्रोजन लेते हैं। हमें पता है ना कि इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन कितना ज्यादा है, तो ये आपका क्या है? ये इनका इनऑर्गेनिक सोर्स हो गया। जो ऑर्गेनिक सोर्स है तो वो किसी ऑर्गेनिज्म वगैरह पे अटैक करके उसके सेल से लेगा। ऑर्गेनिक सोर्स क्या है? अमाइनो एसिड एंड अदर ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है जो कंपाउंड है। और जो इनऑर्गेनिक सोर्स है तो एटमॉस्फेयर से ले लिया, नाइट्रेट से ले लिया, कोई अमोनिया वगैरह से ले लिया। तो ये इसके ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सोर्स है नाइट्रोजन के। सल्फर इज एन एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का में जो मेन कंस्टिट्यूएंट जो इनका है वो सल्फर है। इट इज प्राइमरली फाउंड इन सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड लाइक सिस्टीन एंड मिथ्योनिन। सम बैक्टीरिया यूज सल्फर एंड सल्फाइड एज अ सोर्स ऑफ सल्फर। ये हमारे पास क्या है कि सल्फाइड और H2S ये क्या करता है? सल्फ्यूरिक एसिड ये एज अ सल्फर सोर्स यूज करते हैं। सही है। और सल्फर अमाइनो एसिड के डिफरेंट पार्ट का हिस्सा है जो कि प्रोटीन का हिस्सा है। फास्फोरस इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल। इट कंस्टिट्यूट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, फास्फोलिपिड, न्यूक्लियोटाइड एंड एटीपी एटसेट्रा। जो फास्फोरस है तो वो भी बैक्टीरियल सेल का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये न्यूक्लिक एसिड, फास्फोलिपिड, न्यूक्लियोटाइड और एटीपी के फॉर्मेशन में क्या करता है? हेल्प आउट करता है। और कॉमन सोर्स फास्फोरस का बैक्टीरिया के लिए फास्फेट साल्ट है जिससे ये फास्फोरस लेते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट की अगर हम बात करें जो कि कम मिकदार में जरूरी है, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या है? इसको ट्रेस एलिमेंट भी कहते हैं और रिक्वायर्ड इन ट्रेस अमाउंट बाई मोस्ट सेल। इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट में सोडियम आता है, मैग्नीशियम, क्लोरीन आता है, पोटाशियम, कैल्शियम, मैंगनीज, आयरन आता है, जिंक आता है, कोबाल्ट एटसेट्रा। दे आर पार्ट ऑफ enzyme and cofactor. All these micronutrients are obtained by microorganism from their environment. Some of the bacteria cannot lie in the absence of specific micronutrient which are called fastidious organism. क्या होते हैं कि ये माइक्रोन्यूट्रिएंट एंजाइम वगैरह के पार्ट्स होते हैं, बॉडी के डिफरेंट जगहों पे जो है ये यूज होते हैं और बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन प्रोवाइड करते हैं और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट से लेते हैं। अब वो बैक्टीरिया जो इनकी गैर मौजूदगी में सरवाइव नहीं कर सकती तो उनको फेस्टिडियस ऑर्गेनिजम्स कहते हैं जिनकी लाइफ के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट का होना लाजमी है। इस पिक्चर में इन्होंने आप लोगों को दिखाया है। न्यूट्रिएंट के लिहाज से अगर आप देख ले तो ये ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि वो बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में लाइफ स्पेंड करते हैं उनको एरोबिक कहते हैं। जिस तरह ऑब्लिगेट एरोब हो गया हमारे पास, फैकल्टेटिव एरोब हो गया हमारे पास, माइक्रोसेफेलस माइक्रोफिलिक हमारे पास हो गए। तो ये क्या है? ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में जो है क्या करेंगे? लाइफ स्पेंड करते हैं। ये इनके टाइप हैं हमारे पास। निमोनाई, एरिजिनोसा, इकोलाई हमारे पास हो गया, कंफिलिबैक्टर जिजुनाई हमारे पास हो गया। एनएरोबिक वो बैक्टीरिया जो क्या करते हैं? जो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में लाइफ स्पेंड करते हैं। जिस तरह ऑब्लिगेट एनएरोब हो गए, क्लस्ट्रीडियम टेटिनी बैक्टीरियाइड हो गए और हमारे पास टॉलरेंट एनएरोब हो गया जो हमारे पास इनडिफरेंट टू ऑक्सीजन हमारे पास, मतलब इनको ऑक्सीजन की सिरे से जरूरत ही नहीं होती, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में अपना लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायरमेंट जो हमारे पास होते हैं तो क्या है? कैप्नोफिलिक बैक्टीरिया। कैप्नोफिलिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया जो कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में अपना लाइफ स्पेंड करते हैं और उनको हाई अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। तो हीमोफिलियस, इन्फ्लुएंजा, ब्रुसिलाई, एबोर्टस हमारे पास जो है ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। ये कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायरमेंट इनकी ज्यादा होती है। टेम्परेचर के लिहाज से अब वो बैक्टीरिया जो डिफरेंट टेम्परेचर में लाइफ स्पेंड करते हैं उनके टाइप्स ये हैं कि साइक्रोफिल,
साइक्रोफिलस जो बैक्टीरिया हैं तो वो 0 to 20 डिग्री सी टेम्परेचर में अपना लाइफ स्पेन करते हैं। इससे टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिर वो लाइफ स्पेन नहीं कर सकेंगे और इनके ये सारे टाइप्स हैं। मीजोफिलस बैक्टीरिया जो नाम रूम टेम्परेचर पे लाइफ स्पेन कर सकते हैं 25 से लेके 40 डिग्री सी। अगर इनके लिए टेम्परेचर कम होगा फिर इनकी लाइफ स्पेन नहीं होगी, अगर ज्यादा होगा फिर भी ये लाइफ स्पेन नहीं कर सकेंगे। कुछ बैक्टीरिया इवन दो कि वो बहुत हाई टेम्परेचर में लाइफ स्पेन कर सकते हैं, उसको थर्मोफिलिक कहते हैं। उनके लिए टेम्परेचर 55 से लेके 80 डिग्री सी तक टेम्परेचर उनको जरूरत होती है। इंतहाई ज्यादा गर्म जगह पे वो अपना लाइफ स्पेन कर सकते हैं। टेम्परेचर कम होगा तो उनके इंजाइम काम ही नहीं करेंगे। ये टेम्परेचर जो होते हैं ना, ये इंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए यूज होता है। तो ये नेचुरली अल्लाह ने इसमें इस तरह की कुदरत रखी है कि कुछ कोल्ड टेम्परेचर में काम करते हैं, कुछ के लिए नॉर्मल टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, कुछ के लिए हाई। उनके नेम्स और उनमें कौन कौन से बैक्टीरिया हैं ये सारे के सारे आप लोगों को एमसीक्यूज के लिए याद होने चाहिए। पीएच के लिहाज से अगर हम बात करें तो कुछ एसिडिक इन्वायरमेंट में काम करते मतलब लाइफ स्पेंड कर सकते हैं, कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट में और कुछ के लिए न्यूट्रल रिक्वायरमेंट होते हैं। जो एसिडोफिलिक हैं उनके लिए पीएच 4 से बिलो होना चाहिए। लैक्टोबैसिलाई हैं जो हमारे पास क्या है कि विब्रोकालरा जो बैक्टीरिया हैं तो उनके लिए पीएच अल्कलाइन पीएच होना चाहिए 8 से एबव पीएच। जो न्यूट्रोफिल है तो उनके लिए न्यूट्रल टेम्परेचर होना चाहिए, जो न्यूट्रल पीएच होना चाहिए, जो एसिडिक भी ना हो, बेसिक भी अल्कलाइन भी ना हो। सही है। कुछ बैक्टीरिया लाइट की मौजूदगी में काम करते हैं, लाइफ स्पेन कर सकते हैं, अपने लिए खुराक प्रोड्यूस करते हैं, उसको फोटोट्राफ कहते हैं। जिस तरह एलजी हमारे पास हो गई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की यहाँ पे बात हो रही है सॉरी, तो वो हमारे पास एलजी हमारे पास हो गए। सही है। तो ये क्या है, बैक्टीरिया भी है। सायानो बैक्टीरिया ऐसा बैक्टीरिया जो लाइट की मौजूदगी में अपना खुराक प्रोड्यूस करता है। कीमोट्राफ होते हैं जिनके लिए केमिकल्स की जरूरत होती है, सल्फर हो गया, नाइट्रोजन वगैरह हो गया, तब जो है उसी में अपना लाइफ स्पेंड कर सकेंगे। अस्माटिक प्रेशर का भी ज्यादा रोल होता है। कुछ होते हैं हेलोफिलस विच कैन सर्वाइव एट हाई साल्ट कंसंट्रेशन, वो पानी या वो दरिया वगैरह जहां पे साल्ट बहुत ज्यादा होते हैं तो ये बैक्टीरिया वहां पे रहते हैं, ये ज्यादा साल्ट वाले इन्वायरमेंट में अपना लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। कुछ होता है ऑस्मोफिलस वो बैक्टीरिया जो ज्यादा शुगर कंसंट्रेशन की जगह में ये लाई करते हैं। सही है। इसके बाद हमारे पास कार्बन सोर्स, ये जितने भी ये हमारे पास ये ऑस्मोफिलस ये शुगर बैक्टीरिया हैं, तो देखो शुगर जो है ये बैक्टीरिया के लिए एक अहम खुराक है, पसंदीदा खुराक है। इसलिए जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं ना उसमें ये इन्फेक्शन वगैरह इजीली इसलिए होते हैं कि उसमें शुगर ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है जो बैक्टीरिया की नीड पूरी करता है, लिहाजा वहाँ पे ये बैक्टीरिया ज़्यादा होते हैं, इन्फेक्शन इजीली होते हैं। कुछ हमारे पास कार्बन सोर्स तो ऑटोट्राफ होते हैं जो कार्बन को यूज़ करके अपने लिए खुराक बनाते हैं और कुछ हेट्रोट्राफ होते हैं जो अपनी खुराक नहीं बना सकते और वो ऑटोट्राफ ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक बना रहे हैं तो ये उस पे अटैक करके उससे खुराक लेते हैं। न्यूट्रिशन लेने का जो तरीका है उसमें कुछ हेट्रोट्राफिक बैक्टीरिया होते हैं जो और ऑर्गेनिज्म से खुराक लेते हैं, खुद खुराक तैयार नहीं कर सकते। एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया हैं जो और बैक्टीरिया और ऑर्गेनिजम्स के साथ एसोसिएशन बना देते हैं और उनको नुकसान नहीं पहुंचाते लेकिन उनसे खुराक लेते हैं। एक हमारे पास पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं जो किसी पर्सन में बॉडी में जाकर होस्ट के बॉडी में जाकर उनसे खुराक भी लेंगे और उसको नुकसान भी पहुंचाएंगे, उसमें डिजीज भी काज करेंगे। और एक होते हैं सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया जो डेड ऑर्गेनिजम्स की डिकम्पोजिशन के थ्रू डिकेइंग करके उससे खुराक लेते हैं। जिस तरह हमारे पास एनिमल वगैरह मर जाते हैं ना तो आप उसको किसी जगह पे फेंक दो तो 1 महीने बाद आओगे वो नहीं होगा, क्यों? उसकी डिकम्पोजिशन हो गई होगी उस सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया में। अब आपके जहन में आएगा कि ये बैक्टीरिया आया कहां से, तो जी शुरू स्लाइड में इस वीडियो के हमने पढ़ा कि साइल में भी हाई अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया होते हैं तो ये वहां से आते और उनसे खुराक लेते हैं। इस तरह के बैक्टीरिया को सेप्रोफाइटिक कहते हैं। इस स्लाइड से भी एक एमसीक्यूज आ सकता है, लिहाजा एग्जाम्स के हवाले से आपको पता होने चाहिए।
कि मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन के लिहाज से 4 टाइप्स हैं। और लास्ट स्लाइड हमारे पास है, ये कुछ बैक्टीरिया जो हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज काज करते हैं। आप देख ले, एस्केरिशिया जो है यूरिनरी यूटीआई काज करता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, डायरिया, नमूनिया काज करता है, क्लेप्सिला हमारे पास नमूनिया काज करता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन काज करता है, मेनिंजाइटिस काज करता है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज और उसके सामने ये बैक्टीरिया लिखे हैं, तो ये आपको एमसीक्यूज के लिए पता होना चाहिए। मेनिंजाइटिस, ये मेनिंजिस जो हमारे पास मेम्ब्रेन होते हैं ना ब्रेन वगैरह में, तो उसके इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन होते हैं मेनिंजिस, ये इनकी इन्फ्लेमेशन काज करता है। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो वोफिंग कफ हो गया, नमूनिया, यूटीआई, टाइफाइड फीवर, तो ये डिफरेंट बैक्टीरिया जो ये डिजीज काज करते हैं, ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। और हमने पढ़ा था ना कि ये फायदा भी देते हैं, तो ये वो माइक्रो बैक्टीरिया हैं जो हेल्पफुल हैं, जो हम यूज करते हैं। सही है, क्या है कि सॉरी यूज नहीं, ये भी डिजीज खास करते हैं। हमारे पास नमूनिया हो गया, फेरेंजाइटिस हो गया, सेलुलाइटिस हो गया, क्लस्ट्रीडियम क्या करता है, टेटिनस वगैरह काज करता है। इस तरह हमारे पास स्टेफिलोकोकस जो है ना वो क्या कहते हैं, एब्सेस ऑफ स्किन इन्फेक्शन वगैरह काज करता है। एंथ्राक्स, हमारे पास एंथ्राक्स काज करते हैं जो बेसिलस की वजह से होता है। एक्टिनोमाइकोसिस होता है, डिफ्थीरिया, मेनिंजाइटिस, तो ये तमाम के तमाम वो बैक्टीरिया जो हमारे बॉडी में डिजीज काज करते हैं। ये देखो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये एसिड फास्ट बैक्टीरिया है और ये हमारे बॉडी में टीबी काज करता है। तो ये इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबियोलॉजी यूनिट का लास्ट पार्ट था। इस यूनिट को हमने 3 पार्ट्स में डिटेल से एक्सप्लेन किया है और इससे अच्छी एक्सप्लेनेशन मेरे ख्याल में आपको YouTube पे नहीं मिलेगी। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा पहुंच सके। कोई भी क्वेश्चन आपका हो कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं। आप जिस कॉलेज से आप पढ़ रहे हैं तो उस कॉलेज का नेम आप प्लीज कमेंट में मेंशन करें। थैंक यू।